हेलो एवरीवन, शालिनी लॉजिक्स में आपका स्वागत है। मैं शालिनी त्रिपाठी। आज हम लोग जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वाइगोत्स्की की थ्योरी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी, आप उसको देख लीजिएगा। पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड है, एक एक पॉइंट एग्जाम से लिया गया है, उसमें कुछ भी बाहर का नहीं है। आप उसको देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। करेंगे इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भी पार्ट को मिस मत करिएगा, नहीं तो आपकी थ्योरी छूट जाएगी। इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और गाइज, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से। चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? यहाँ पे दिमाग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, जो कुछ भी आप दिमाग से कर रहे हो, आप सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं वो कॉग्निटिव में आ जाएंगी। ठीक है। जो जीन पियाजे थे, इन्होंने एज पे महत्व तो दिया ही था, और साथ ही इन्होंने बच्चे की एक्टिविटी पे बहुत फोकस किया था। इन्होंने कहा था कि बच्चा जब खुद से एक्टिविटी करेगा तो वो ज़्यादा सीखता है, इन कंपैरिजन कोई और कर दे। तो इन्होंने बच्चे की एक्टिविटी पर, लर्निंग बाय डूइंग पे, इन सब पे बहुत फोकस किया था। ये एक रेडिकल कॉन्सर्विस्ट थे, ये स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे। ज्ञान मीमांसा के लिए भी इनको जाना जाता था। ये 3 पॉइंट जो हैं आप इनको मेमोरी पे लर्न कर लीजिए। बेसिकली वैसे तो इनसे पूछा नहीं जाता है, ये रेडिकल कॉन्सर्विस्ट ये सब, लेकिन याद कर लीजिएगा आप इनको। इन्होंने, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने हेरिडिटी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस किया था। इन्होंने हेरिडिटी पे फोकस किया था। इन्होंने कहा था कि जो हेरिडिटी होती है, बहुत कुछ बच्चा इनसे सीखता है हेरिडिटी से। इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जीन पियाजे को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट का नेचर कैसा था? इन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। मैंने आपको वाइगोत्स्की की थ्योरी में भी बताया था कि जीन पियाजे इकलौते एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। डेवलपमेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने डेवलपमेंट को स्टेजेस में तोड़ दिया था। इन्होंने कहा था, 4 स्टेजेस दी थी इन्होंने, और इन्होंने बताया था कि इस स्टेज में बच्चा ये करता है, इस स्टेज में ये करता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी। तो इन्होंने स्टेजेस में तोड़ने के कारण इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कहा था। इन्होंने कहा था कि जैसे जैसे बच्चे में बायोलॉजिकल स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर समझ डेवलप होती चली जाएगी, बच्चा मैच्योर होता चला जाएगा। ये बात आपके पियाजे कहते थे। चलिए आगे बढ़ें। इन्होंने 4 फैक्टर्स की भी बात करी थी। वो 4 फैक्टर्स कौन कौन से थे? इन्होंने पहला फैक्टर बताया था मैच्योरेशन का, दूसरा एक्सपीरियंस का, तीसरा था सोशल इंटरेक्शन का, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी लिख लीजिएगा कि इन्होंने इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट माना था। वाइगोत्स्की ने इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना था, लेकिन पियाजे ने इसको लीस्ट इंपॉर्टेंट माना था। मेन पॉइंट आपका। और इक्विलिब्रेशन, ये 4 इन्होंने फैक्टर बताए थे, पूछे जाते हैं। इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, MESE। इस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा। मैंने भी इसको ऐसे ही पढ़ा था। M से हो जाएगा मैच्योरेशन, E से हो जाएगा एक्सपीरियंस, S से हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन, और E से हो जाएगा इक्विलिब्रेशन। चलिए हम लोग इसके बारे में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि मैच्योरेशन क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है। एक्सपीरियंस क्या होता है? आप एज के साथ जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हो ना, आप नई नई चीज़ें सीखते चले जाते हो, तो वो होता है एक्सपीरियंस। ठीक है। मैच्योरेशन क्या होता है? ये कहते थे कि जो मैच्योरेशन बच्चे में आती है वो हेरिडिटी होती है, मतलब कि वो पेरेंट्स के थ्रू बच्चे में थोड़ी बहुत आती है, ये इन्होंने कहा था। सोशल इंटरेक्शन, जिसको वाइगोत्स्की ज़्यादा मानते थे, ये कम मानते थे। ठीक है। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? इक्विलिब्रेशन होता है आपके दिमाग में जो भी कॉग्निटिव बैलेंस है उसको बनाए रखना। इक्विलिब्रेशन की कंडीशन, उसको कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इसको हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसको भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। मैच्योरेशन क्या होता है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास जो भी जीन्स हैं, आपको अपने पेरेंट्स से जो भी जीन्स मिले हैं, जब वो आपके आसपास के इन्वायरमेंट के साथ मिल जाते हैं एज के साथ, तो आपकी और मैच्योरेशन बढ़ती चली जाती है। आप आसपास जिन लोगों के साथ रहते हो, आपका जैसा इन्वायरमेंट है, तो अब जैसे कि हम लोग कहते नहीं कि आईक्यू लेवल किसी बच्चे का बहुत अच्छा होता है, किसी बच्चे का कम होता है, तो कहते नहीं कि हेरिडिटी है आईक्यू लेवल। तो जीन्स के थ्रू आपको मैच्योरेशन भी मिलता है, ये बात पियाजे कहते थे। ठीक है। यह एक बायोलॉजिकल स्टेज है जो कि पेरेंट्स से चाइल्ड में आती है। और इन्होंने कहा था कि बायोलॉजिकल रेडीनेस जो होती है वो एज के साथ आती है। बायोलॉजिकल रेडीनेस से यहाँ पे क्या मतलब है वो समझते हैं। जैसे कि बच्चा जो है अपने आसपास का इन्वायरमेंट खुद नहीं बनाता है। ठीक है। बच्चे में जो जीन्स आते हैं और जब वो इन्वायरमेंट के साथ मिलता है तो वो अपने आप मैच्योर होता चला जाता है। ये बात क्या कहते हैं? पियाजे कहते हैं।
मैचुरेशन हमने आपको बता दिया क्या है। अब ये 2 चीज़ें यहाँ पे इससे कीवर्ड से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने इनको भी डाला है। ये एक थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक की थ्योरी, ये सब थ्योरी पूछी जाती हैं। एक थॉर्नडाइक थे, उनका एक लॉ था, लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस क्या था? थॉर्नडाइक ने कहा था कि आप पहले ऐसा इन्वायरमेंट बनाएँगे, आप पहले आस-पास का ऐसा इन्वायरमेंट बनाएँगे कि बच्चा या लर्निंग के लिए रेडी हो। ये बात इन्होंने थॉर्नडाइक ने कही थी और उसी से रिलेटेड एक बात इन पियाजे ने कही थी कि रेडीनेस टू लर्न, ये इनका लॉ था। इन्होंने कहा था कि जब बच्चा रेडी होगा तभी वो लर्निंग करेगा। इन्होंने कहा था आप बच्चे को लर्निंग कराने के लिए आप पहले ऐसा इन्वायरमेंट रेडी करिए, तब बच्चा लर्निंग करेगा। दोनों में देखना डिफरेंस है, ठीक है? देखिए दोनों में डिफरेंस है। इन्होंने कहा था लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। और पियाजे ने क्या दिया था? रेडीनेस टू लर्न दिया था। दोनों पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया है। चलिए आगे बढ़ें। जो आपके जीन पियाजे थे, इन्होंने सोसाइटी को कम इम्पोर्टेंस दी थी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बच्चे को इन्होंने मिनी साइंटिस्ट कहा था। साइंटिस्ट क्या होते हैं? इन्वेंशन करते रहते हैं, डिस्कवरी करते रहते हैं, तो वही इन्होंने बच्चे को मिनी साइंटिस्ट कहा था। इन्होंने कहा था कि बच्चा अपने आप खुद ना खुद डिस्कवर करता रहता है, चीज़ों को छू करके, एक्सपीरियंस करके, एक्टिविटी करता है, तो उसके मन में कई सारे डाउट्स आते हैं कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है वो डिस्कवर करता रहता है, उनको मिनी साइंटिस्ट ने कहा था। तो ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है कि मिनी साइंटिस्ट किसने कहा था? तो पियाजे कहते थे। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रेशन की कंडीशन को। इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था। इक्विलिब्रेशन वो कंडीशन होती है आपके ब्रेन की जिसमें आपके ब्रेन में कॉग्निटिव बैलेंस बना रहता है। आपके ब्रेन में समझिए कोई थॉट आया है, ठीक है? और बाहर के रियलिटी के साथ वो मैच कर गया है थॉट, तो आपकी इक्विलिब्रेशन की कंडीशन बनी रही। अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि मैं आपको कोई टॉपिक समझा रही हूँ, आपने मुझसे पढ़ा, फिर वही कोई टॉपिक आपको दूसरा समझाए, उसने 2-3 लाइन और ऐड कर दी, तो आप कहोगे कि मैं वो वाली मैम तो दूसरा बता रही थी, ये वाली मैम तो दूसरा बता रही हैं, ठीक है? तो ये आपके दिमाग में इक्विलिब्रेशन की कंडीशन अभी नहीं आई। लेकिन अगर दोनों के व्यूज़ मैच हो जाएँ, जो मैंने पढ़ाया वही अगर वो मैम पढ़ा दें, तो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रेशन की कंडीशन आ जाएगी, आपके दिमाग में बैलेंस आ जाएगा। तो वही होती इक्विलिब्रेशन का मतलब ही होता है बैलेंस होना। बाहर की कंडीशन और दिमाग की कंडीशन का बैलेंस हो जाना ही इक्विलिब्रेशन होता है। इक्विलिब्रेशन के कंपोनेंट्स क्या-क्या होते हैं, अब वो समझ लेते हैं। इक्विलिब्रेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एडेप्टेशन और एक होता है ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है अकोमोडेशन और एक होता है एसिमिलेशन। अकोमोडेशन क्या होता है? कोई नई चीज़ को ऐड करना। आपने जो अपने दिमाग में पहले से ही सेट करके रखा है, उसमें अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो, तो वो अकोमोडेशन होता है। और एसिमिलेशन क्या होता है? ऐड करने के बाद अब आप अपनी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, आप उसमें मॉडिफाई करोगे कि नहीं करोगे? तो वो आपका किस में चला जाएगा? वो एसिमिलेशन में चला जाएगा। ये क्वेश्चन आते हैं, इस पे सीटेट क्वेश्चन बनाता है कि अकोमोडेशन में क्या जाएगा, एसिमिलेशन में क्या जाएगा। सीटेट ने इसमें क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इस लोग ध्यान से पढ़िए। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है सही तरीके से आप अपनी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर लो, वही ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपने सबसे पहले क्या किया? आपके दिमाग में एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपने कोई मैथ का एक क्वेश्चन सीखा, आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन आई कि ये प्लस ऐसे होता है, माइनस होता है ऐसे। आपने अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन को सेट कर लिया। फिर आपने कहीं से नया कॉन्सेप्ट सीखा कि आप 320 को प्लस कर सकते हो 300 + 20 में तोड़ करके। ये आपने नई इन्फॉर्मेशन कहीं से सीखी, तो आपने अपने दिमाग में जो स्कीमा बना रखा था, स्कीमा अभी मैं समझाऊँगी क्या है। जो आपने अपने दिमाग में स्कीमा बना रखा था, आपने उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी कि नहीं करी? जो पहले से इन्फॉर्मेशन ऐड थी, उसमें आपने फिर मॉडिफ़ाई किया, तो वो आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। मॉडिफ़ाई करने के बाद फिर आपने उसको सही तरीके से अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है, अभी आगे समझेंगे इसको और अच्छे तरीके से। स्कीमा क्या होता है? आपके दिमाग में छोटे-छोटे रूम होते हैं, समझिए, ऐसे समझिए। छोटे-छोटे रूम होते हैं आपके दिमाग में, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? स्कीमा नाम दे दिया। छोटे-छोटे रूमों में आपने जैसे कि इंग्लिश का एडजेक्टिव पढ़ा, एडजेक्टिव के सारे रूल्स आपने इस रूम में रख दिए, नाउन के सारे रूल्स यहाँ रख दिए, प्रोनाउन के सारे रूल्स यहाँ रख दिए स्कीमा में। फिर अलग से आपको पता चला कि अरे ये पॉइंट भी होता है नाउन में,
तो आपने अपने दिमाग में जो स्कीमा रखा हुआ था पहले से बना के, आपने नाउन वाले में ये 2-4 रूल्स जो अलग से पता करे फिर आप उसको ऐड कर रहे हो अपने स्कीमा वाले दिमाग में, ठीक है? तो ऐड कर रहे हो तो ये एसिमिलेशन हो जाएगा। फिर जब आपने अपने ऐड कर लिया तो पुरानी इन्फॉर्मेशन में आप मॉडिफ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जब आप मॉडिफ़ाई कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? अकोमोडेशन हो जाएगा। तो इस तरीके मैंने आपको एसिमिलेशन, अकोमोडेशन भी पढ़ा दिया। फिर उसके बाद जब आपने सब कुछ कर लिया, मॉडिफ़ाई सब कर लिया, ऐड भी कर लिया, फिर आप उसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दोगे, तो आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है? चलिए अब हम लोग एसिमिलेशन हमने बता दिया। एसिमिलेशन का मतलब होता है ऐड करना, सिंपल में ट्रिक से याद कर लीजिए इसको, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में पहले से मौजूद है, उसमें कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर आप जोड़ देते हो तो वो एसिमिलेशन में चली जाती है, ठीक? अकोमोडेशन क्या होता है? अकोमोडेशन में आपका कन्फ्यूज़न पैदा होता है। अकोमोडेशन में कन्फ्यूज़न पैदा होता है, जैसे कि आपने पहले नाउन का कोई रूल सीखा एक मैम से, फिर दूसरी मैम ने 4 लाइन और बता दी नई रूल की, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हुआ कि ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा, तो वो क्या हो जाएगा? आपका अकोमोडेशन हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? जो आपने ऐड की थी इन्फॉर्मेशन, आप फिर उसमें मॉडिफ़ाई करोगे। तो वो अकोमोडेशन का मतलब मॉडिफ़ाई करना हो जाएगा। ठीक है? मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दिए हैं, नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बिना नोट्स के आप नहीं कर पाएँगे, ये पीडीएफ चली जाएगी फिर आप बार-बार देखेंगे, तो आप नोट्स बनाते चलें अपने। अब पियाजे ने कहा था, ये बात मैंने आपको जब वाइगोस्की पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताई थी, यहाँ भी बता देती हूँ। पियाजे कहते हैं कि पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। इन्होंने कहा था कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होता है, फिर लर्निंग होगी, ये पियाजे ने कहा था। और वाइगोस्की क्या कहते हैं कि विचार और जो भाषा होती है वो साथ-साथ चलते हैं। ये बात वाइगोस्की कहते हैं। तो पियाजे और वाइगोस्की के विचार और भाषा का मत हमेशा से चलता आ रहा है और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ठीक है? जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया वही मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। आपने एसिमिलेशन किया, एसिमिलेशन कोई चीज़ ऐड की, ऐड करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ, अब सब कुछ इक्विलिब्रेशन हो गया है, बैलेंस हो गया। लेकिन फिर से कोई नई सिचुएशन आपके सामने पैदा हो गई, तो आपके मन में कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। फिर आपने उसमें जो पुरानी इन्फॉर्मेशन थी उसमें मॉडिफ़ाई किया, फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया, तो ये पूरा प्रोसेस आपका क्या होता है? चलता रहता है। ये पूरा प्रोसेस लाइफ़ टाइम आपका चलता रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें। इन्होंने 4 स्टेजेस भी दी थी, 4 फैक्टर दिए थे प्लस 4 स्टेजेस दी थी। ध्यान रखिएगा इसको, 4 स्टेजेस की मैंने ट्रिक बनाई है, SPCF करके आप इसको याद कर लीजिएगा। S से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, P से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F से हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है? सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो जन्म से लेके 2 साल तक चलती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 2 से 6 साल तक चलती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 7 से 11 साल तक चलती है और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो होती है वो 11 साल से ऊपर तक चलती है। एवरीवन, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सेंसरी मोटर, सेंसरी से समझ रहे होगे, सेंसस यहीं से समझ रहे होगे आप। जब बच्चा पैदा होता है तो जब 2 साल का हो जाता है तब तक ये स्टेज चलती है। इसमें सब कुछ बच्चा अपने सेंसस के थ्रू सीखेगा। सेंसस कौन-कौन से होते हैं? आँख, कान, नाक, हाथ, स्किन, यही सब तो होते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि वो आप अपने पैर हिला के, अपने मुँह हिला के, अपने हाथ हिला के आज छोटा बच्चा बात करता है। जब पैदा होता है उसके 1 साल तक तो वो चल ही नहीं पाता है, तो वो इस तरीके आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। फिज़िकल एक्टिविटी करेगा, हाथ हिलाने लगेगा, कभी उछलने कूदने लगेगा, इस तरीके वो आपसे कम्युनिकेट करता है। इस स्टेज में क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा है, उसको एक टॉय बहुत पसंद है। वो पहले अपने टॉय से खेल रहा होता है, लेकिन आप अगर उस टॉय को उसके सामने से हटा के अपने पीछे छुपा लो, तो वो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उस बच्चे के आँखों के सामने उस टॉय की जो इमेज होती है, वो कुछ सेकंड तक बनी रहती है। उसको लगता है कि उसका टॉय किसी ने छुपा लिया है। तो ये होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में 9 से 11 महीने का जो बच्चा होता है, उसमें डेवलप हो चुका होता है। उसको लगता है कि उसकी जो टॉय है, उसको किसी ने छुपा लिया है, तो वो रोने लगता है उस टॉय के लिए। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो ये पूरी तरीके से बच्चे में डेवलप हो जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है?
आँखों के सामने से आप अगर वस्तु को गायब भी कर दो, तब भी वो उसी वस्तु के लिए रोएगा कि मुझे वही वस्तु चाहिए। तो ये किस में आएगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस में सीटेट ने इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है, पूछा भी हुआ है, तो ध्यान से पढ़िएगा। जब वहाँ पे ऑप्शन आते हैं ना, तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ पढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है? इमिटेशन क्या होता है? इमिटेशन में ये डिलेड नहीं होता है, ये डिफरेड होता है। डिलेड नहीं, डिफरेड होता है। स्पेलिंग यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिफरेड। डिफरेंट इमिटेशन क्या होता है? ये भी आपका इसी स्टेज में आता है, सेंसरी मोटर में। बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है ना, तो बाद में उसको क्या करता है? इमिटेट करता है, उसकी नकल करता है बार बार, उसको याद करता रहता है। तो वो ये भी इसी में आ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अवचेतन क्रियाएं। अवचेतन क्रियाएं क्या होती हैं? पैर हिलाना, हाथ हिलाना, कभी आपसे आंखों के थ्रू बात करना, ये सब बच्चे में जन्म से 2 साल तक सब हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं। तो ये सब इसमें आ जाएगा। जैसे कि अंगूठा चूसना हो जाएगा, बच्चे का दूध पीते रहना, तो ये सब क्या है? ये सब आपका सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। फिर सेकंड स्टेज क्या होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 6 साल तक हो चलती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? बच्चा लॉजिक लगाएगा पहले से ही, इन लॉजिकल थिंकिंग लगाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग लगाएगा। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? समझिए। वो कैसी रीजनिंग लगाएगा कि मून गोल होता है, मेरी बॉल भी गोल है। तो उसने सोचा कि मून एक बॉल है। उसने कहा मून भी गोल है, सन भी गोल है और मेरी बॉल भी गोल है। तो उसने कहा कि मून भी फिर बॉल हुआ। तो इस तरीके वो टेढ़ी मेढ़ी थिंकिंग लगाता है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता है। तो इन लॉजिकल थिंकिंग वो करता है उस टाइम पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। बच्चा एक बार अगर कुछ सुन लेता है तो वो उसको वो तुरंत याद कर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जब बच्चों के सामने बात करें तो बहुत सोच समझ के बात करें, क्योंकि बच्चे बातों को पकड़ लेते हैं तुरंत, ठीक है? इस स्टेज की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? इसमें इरिवर्सिबिलिटी आ जाती है। बच्चा पीछे का नहीं सोच पाएगा। बच्चे को पता है कि अगर पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ से पानी भी बन सकता है, ये बच्चा नहीं सोच पाएगा। तो वो बच्चा पीछे की थिंकिंग नहीं कर पाता है, ठीक है? रिवर्स नहीं जा पाता है। सेंट्रेशन होगा बच्चे में, सिर्फ फोकस पे सोचेगा। वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को नहीं देख पाता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ जो उसको दिखा दिया जाता है, जो उसको समझा दिया जाता है, सिर्फ वो उतना ही समझता है, ठीक है? बच्चा ईगोसेंट्रिक भी होता है। ये बात मैंने आपको प्राइवेट स्पीच और ईगोसेंट्रिक स्पीच वाइगोस्की में पढ़ाया भी था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, उसको देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है? ईगोसेंट्रिक क्या होता है? बच्चा अपने आप में ही सेंटर रहता है। बच्चा कहता है कि आप बस मुझी से प्यार करो, किसी और के बारे में बात भी मत करो, सिर्फ मुझी को प्यार करो। तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ सोचता है कि ये सब लोग सिर्फ मेरे इर्द गिर्द रहें, मुझी से बात करें, तो ईगोसेंट्रिक हो जाएगा। एनिमिस भी इसी स्टेज में आता है। एनिमिस क्या होता है? कोई निर्जीव चीज को भी वो सजीव मान लेता है। जैसे कि अगर उसको चोट लगी, अगर चोट वो चेयर गिरने से होगा, तो वो सोचेगा कि उसको चोट इस चेयर ने मारी है। तो वो कहेगा इस चेयर को मारो आप पहले, क्योंकि इसने मुझे चोट मारी है। तो वो निर्जीव चीज को भी सजीव समझने लगता है। तो ये सब किस में आएगा? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, ठीक है? फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेज में आते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है? 7 से 11 साल में ये स्टेज डेवलप हो जाती है, कॉन्क्रीट। इसमें क्या होगा? बच्चे की स्कूल एज स्टार्ट हो जाएगी, लर्निंग एज, बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें बच्चा क्या हो जाएगा? रिलेशन को समझने लगेगा। रिलेशन कौन सा अभी मैं बताऊंगी। साथ ही साथ बच्चा लॉजिकल थिंकिंग भी करने लगेगा। वो सही सही लॉजिक लगाएगा। वो रिलेशन समझेगा किसमें? सीसीएस में रिलेशन समझेगा। सीसीएस क्या होता है अभी समझते हैं। सबसे पहले वो देख ली, ट्रांसिविटी आ जाएगी, उसमें बच्चा रिलेशन समझेगा। उस बच्चे को बताया गया कि ए ग्रेटर देन बी होता है और बी ग्रेटर देन सी होता है, तो वो कहेगा कि मैम ए ग्रेटर देन सी भी हो सकता है। तो बच्चे ने रिलेशन को समझना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा? बच्चे में कंजर्वेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। बच्चा सीरीज में चीज़ों को लगाना शुरू कर देगा, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में और फॉरवर्ड बैकवर्ड ये सब लगाना शुरू कर देगा। कंजर्वेशन कैसा हो जाएगा? कंजर्वेशन में आपका जैसे कि आपने 2 बीकर लिए, आपने 2 बीकर लिए, एक बीकर ऐसा रेक्टेंगल शेप का था और एक बीकर ऐसा था।
तो बच्चे ने कंज़र्वेशन हो जाएगा, बच्चे को पता है कि इस बर्तन में जो पानी है और इस बर्तन में जो पानी है, आपने जैसे कि ये चौड़ा बर्तन ले लिया है और एक आपने लंबा बर्तन ले लिया है, तो बच्चे को पता है कि इस चौड़े बर्तन में जितना पानी है, इस लंबे बर्तन में भी उतना ही पानी होगा। अगर बच्चा आपका प्री ऑपरेशन स्टेज में होता तो वो कहता कि मैम ये लंबे वाले में ज़्यादा है, नहीं, तो इसमें बच्चा क्या करे कंज़र्वेशन करना सीख गया यहाँ पे, ठीक है? बच्चा यहाँ पे रिवर्सिबल थिंकिंग भी करने लगेगा, रिवर्स में सोचने लगेगा, जैसे कि वहाँ पे बच्चा सोच नहीं पा रहा था। अगर बर्फ़ से पानी बन रहा है, तो वो ये नहीं सोच पा रहा था कि पानी से बर्फ़ फिर से बन सकती है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे सोचने लगेगा ऑपरेशनल स्टेज में। फिर हम लोग आते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होती है, एकदम लास्ट स्टेज होती है। इसमें बच्चा क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाएगा। बच्चा अब जाके सोचेगा, हाइपोथेसिस लगाएगा, मन ही मन सोचेगा, मतलब कि एक्सपेरिमेंट करने की सोचने की कोशिश करेगा, डिडक्टिव रीजनिंग लगाएगा, रूल से एग्जाम्पल की ओर जाएगा। 11 साल के जो बड़े बच्चे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का मतलब होता है जो चीज़ें आपको दिखाई भी नहीं दे रही हैं उन पे सोचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? डिडक्टिव रीजनिंग लगाएंगे। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। पहले छोटे बच्चों को हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं, फिर रूल बताते हैं, लेकिन अब बच्चा डेवलप हो गया है तो अब वो रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाने की कोशिश करेगा। हिपोथेसिस लगाएगा। हिपोथेसिस का मतलब है नेक्स्ट लेवल पे जाके बिल्कुल सोचने की कोशिश करेगा। इसका एजुकेशनल इम्प्लीमेंट क्या होता है, बच्चे का एक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस किया था पियाजे ने। बच्चे करिकुलम प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी थी, कहा था। इन्होंने जो डेवलपमेंट है उसको डिसकंटिन्यूअस बताया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए, बच्चे को एक्टिविटी करानी चाहिए। जितना बच्चा एक्टिविटी करेगा उतना अच्छा सीखेगा। इन्होंने एज को इम्पोर्टेंस दी, इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बताया, इन्होंने 4 फैक्टर बताए थे, 4 स्टेजेस बताई थी। इन्होंने क्रिएटिविटी को कहा था कि बच्चे में क्रिएटिविटी को बढ़ाइए। इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग की बात करी थी। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो थे मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। इससे बाहर पेपर में एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप पेपर देख लीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है।